और ये पड़ाव में आज मेरे साथ हैं, आना है प्रोफेसर अरुण कुमार को, वो शायद थोड़ी देर में जोड़ रहे हैं, उनको थोड़ा वो है, सुप्रिया श्रीनेत जी को, अनुपम जौहरी साहब को, जीत सिंह साहब को। मैं आत्मजीत आपके पास आ रहा हूं। आप लोग किसान, आत्मजीत बेसिकली किसान आंदोलन से लगे हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, फिगर्स को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। आत्म, जल्दी से आप अपनी एक बात ये बताइए, आप लोगों ने कल मैंने सुना कि किसान आंदोलन के साथ आप लोग मोनेटाइजेशन को भी अपना एक डिमांड बना रहे हैं। जी आनंद वर्धन जी, नमस्कार। आपने सही सुना है और मैं दो तीन टिप्पणी कह के अपनी बात कहूंगा। सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि ये जो मोनेटाइजेशन प्लान है, ये मोनेटाइजेशन प्लान कुछ ही चंद लोगों को देश के एसेट्स देने का प्लान है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कहें पोर्ट और एयरपोर्ट किसको जाएंगे तो बहुत क्लियर है, कोयले की खाने किसको जाएंगी, किसको जाती रही है वो बहुत क्लियर है। एफसीआई के गोदाम किसको जाएंगे, जहां से रेलवे लाइन बना के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है और वो पैसा सरकार के खाते से जा रहा है। मैं अनुपम जौहरी जी की बात भी सुन रहा था, उन्होंने करप्शन को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके बात की। अब इसमें तीन पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये है, सप्लाई साइड का, जो प्रोफेसर अरुण कुमार ने पॉइंट आउट किया कि सप्लाई साइड में अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं देंगे तो मार्केट में डिमांड कहां से आएगी, डिमांड साइड पे, और डिमांड कहां से आएगी, डिमांड साइड की बात की उन्होंने। सप्लाई साइड पे तो ये गवर्नमेंट पिछले 7 सालों से काम कर रही है, पर उससे डिमांड नहीं जनरेट हो रही। अमेरिका का आप मॉडल लें तो कोरोना टाइम में जितने भी अमेरिकन कंपनीज थी, उनके जो भी लास्ट ईयर टू करंट ईयर दोनों साल कोविड टाइम्स के जितने भी लॉसेस हुए हैं, वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशंस को वो लॉस पूरा करके दिया है, जितने भी टैक्स पेइंग कंपनीज थी। इंडिविजुअल्स को 20,000 से लेके 40,000 तक, डिपेंड की किस काउंटी में, किस शहर में वो रहते हैं, 20,000 से $40,000 उनको पर ईयर। जिनके 2 बच्चे हैं उनको ज्यादा पैसे दिए गए, जिनका 1 बच्चा उनको कम पैसे दिए गए, उनको पैसा उनके हाथ में दिया गया। कई लोगों ने अपने डेट्स फ्री कर लिए, अपने होम लोन्स फ्री कर लिए और दूसरे घर भी खरीद लिए। इनफैक्ट अमेरिका में तो कोविड-19 पे बूम आया और कंज्यूमर बूम आया, फार्मर्स को उनके हाथ में पैसा दिया गया कि जो भी उनके लॉसेस थे वो कवर किए गए। ऐसा कोई प्रावधान हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं दिखाया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से अनाउंस करते हैं 100 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाएंगे या पैसा खर्च करेंगे या नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और साथ ही में 6 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन प्लान भी दे देते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि क्या वो 6 लाख करोड़ की मोनेटाइजेशन प्लान दे के क्या 100 करोड़ लाख करोड़ जनरेट कर लेंगे अगले 1 साल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। दूसरी बात में आता हूं, जो हम लोगों का ऑल इंडिया कन्वेंशन था पिछले 2 दिनों में, वो ऑल इंडिया कन्वेंशन इसलिए था कि तमाम ट्रेड यूनियंस और तमाम हमारी जितने भी दूसरी यूनियंस हैं जो मोनेटाइजेशन को प्लान को लेकर बहुत दुखी हैं, क्योंकि एलआईसी भी कह रहे हैं प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो कंपनी एक 5 लाख करोड़ के बजट पे खड़ी, 5 करोड़ के बजट पे खड़ी की गई, आज वो 2600 करोड़ के करीब प्रॉफिट देती है सरकार को। 31 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप है। क्या जरूरत पड़ी है उसको प्राइवेटाइज करने की? ट्रेड यूनियंस परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। डिमांड साइड अगर हमें इंक्रीज करनी है तो हम अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी उतनी डिमांड साइड भी लूज होगी। अब आप एक मोटा मोटा मुद्दा सुन लीजिए कि 2021 के बजट में एफसीआई के सभी बकाये भुगतान कर दिए गए और उसके बाद नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशंस और एफसीआई के स्वाभिमान वाली 28,900 करोड़ रुपए की वेयरहाउसिंग संपत्तियों को मुद्रीकरण करने की योजना बना दी गई। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, जो फिगर्स आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं डेटा थ्रू द कंपनीज फॉर्मेट। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का कहना है कि सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के माध्यम से जितने भी 35,100 करोड़ रुपए की टेलीकॉम कंपनी संपत्ति, दूरसंचार संपत्ति जो बीएसएनएल की है, उसका मुद्रीकरण किया जा रहा है। अब इससे तो ये पता चलता है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर 35,100 करोड़ रुपए की दूरसंचार कंपनियां अगर प्राइवेट कंपनियां खरीद रही तो इसका मतलब दे आर मेकिंग मनी। बट असलियत क्या है? असलियत ये है कि वोडाफोन आइडिया लगभग दिवालिया हो चुकी है और वोडाफोन तो एक केस के अंदर जो उन्होंने उनके ड्यूज निकाले थे, जो पैसा उन्होंने बाहर लेके गए, उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद वो कंपनी रुकी नहीं, तो वो तो वोडाफोन तो कंपनी छोड़ के इंडिया से भागी रही थी। इस तिमाही में भारतीय एयरटेल को 60% मुनाफा कम हुआ। 2011 के वर्ष में तिमाही में 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
ऐसी कंपनियों को अगर हम मुद्रीकरण करके अपनी दूरसंचार कंपनियां दे रहे हैं, तो आप यकीन मान सकते हैं कि वो दूरसंचार कंपनियां नहीं खरीद रहे हैं, ना उस संस्था का लाभ होने वाला है, उसके एसेट्स को बेचा जाना है टुकड़ों में। आपने एक शिप खरीदा, एक रैक्ड शिप खरीदा, उसके पार्ट्स किए और छोटे छोटे पार्ट्स करके उसको मोनेटाइज कर लिया। ये सिवाय प्रॉफिट करने के और कोई इसका दूसरा विकल्प मुझे नजर नहीं आता कि इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, या बीएसएनएल रिवाइव हो जाएगी, या उनके जो एम्प्लॉयज हैं एलआईसी, जीआईसी और इनके। यही बात ट्रेड यूनियंस कहती हैं कि ये जो मोनेटाइजेशन प्लान है ये एक्चुअली जर्जर कंपनियों को खरीद के उनको 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 बेचने का ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैसे तेल कंपनियां हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय की स्वाभिमान वाली 24,000 करोड़ की तेल कंपनियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, उनकी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की पहचान को मुद्रीकरण किया जा रहा है। क्या आप मुझे कुछ प्राइवेट कंपनियों के नाम बता सकते हैं जो भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम करती हैं? रिलायंस या वो जीएचपीएल जो गुजरात वालों की है, उसके अलावा 2-4 कंपनियां हैं जो पाइपलाइंस की उसमें काम करती। तो ये 35,100 करोड़ रुपए की मोनेटाइजेशन किसको बेनिफिट करेगी, ये बच्चा भी बता देगा आपको। आईओसीएल पे आ जाइए, एचपीएससीएल पे आ जाइए, ये जितनी भी आपकी नवरत्न कंपनियां हैं, आप सेल में काम करते थे, 22,500 करोड़ रुपए की पाइपलाइनों का मुद्रीकरण करने का प्रस्ताव है आईओसी और एचपीसीएल का। भारत में कुछ निजी तेल कंपनियों के नाम बताइए। रिलायंस है, एसआर है, एक आधी कंपनी का नाम शायद आपके जहन में और आ जाए। इन कंपनियों को ही ये कंपनियां दी जाएंगी। दूसरी चीज, हवाई अड्डों पे आ जाइए। हवाई अड्डों पे 20,782 करोड़ रुपए की निजीकरण हिस्सेदारी के साथ 25 हवाई अड्डों की पहचान की गई है। अभी तक हवाई अड्डे किसके पास गए हैं? अदानी की कंपनी के पास गए हैं। जितनी भी जीवीके और अलग कंपनियों के पास थी वो भी घूम फिर के वो अदानी के पास आ गई। क्या आप ये बता सकते हैं कि एयरपोर्ट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर कितने हैं जो आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को? तो जितने भी ये सरकारी बंदरगाह हैं, जहाज रानियां हैं, आपकी पोर्ट सिटीज हैं, आपकी परियोजनाएं हैं, ये सब एक सूचीबद्ध तरीके से 2 या 4 लोगों को दी जाएंगी। उसके बाद इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा, इस देश में बेरोजगारी का क्या हाल होगा, इस देश में डिमांड साइड का क्या हाल होगा, ये आपको हमारे इकोनॉमिस्ट बताएंगे। मैं सुप्रिया आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ। सुप्रिया, अगर आप सुन रही हो, एक खतरा जो सबको लग रहा है कि ये कहा तो जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे, नए प्रोजेक्ट्स में लगेंगे, लेकिन कहीं ये रेवेन्यू को की तरफ तो नहीं हो जाएगा? जो हमारे खर्चे हैं उसको मैनेज करने के लिए सारा पैसा उधर, जैसे जीएसटी का पैसा हुआ, आज जीएसटी का शेयर स्टेट्स को नहीं मिल रहा है। ये खतरा तो है सुप्रिया। मैंने सबसे पहले यही बात कही थी। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले मैंने सबसे पहले यही बात कही थी, और मैंने ये सरकार की बैलेंस शीट देखने के बाद ये बात कही है। द रेवेन्यू डेफिसिट इज सो ह्यूज ऑफ द गवर्नमेंट दैट वो जो भी कर रहे हैं वो उस रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए कर रहे हैं, और इसीलिए ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्शन है। ये इररिस्पॉन्सिबल एक्शन इसलिए है क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के काम किए जा रहे हैं। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी डिविडेंड की बात हुई कि कैसे हमारी ये जो है इसको हमें इनफुली एम्प्लॉय करना चाहिए, और इसीलिए चुनी हुई सरकारों से हम ये उम्मीद करते हैं, चुनी हुई सरकारों से हमारी अपेक्षा रहती है, वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ डेमोक्रेटिकली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ये जो निवेश की पाइपलाइन होनी चाहिए थी, ये जॉब्स की पाइपलाइन होनी चाहिए थी, इंस्टेड देयर इज अ मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट्स बिल्ट विद आवर मनी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी, इवन एट दिस स्टेज, जब इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, जब जॉबलेसनेस है, महंगाई है, अभी भी सरकार कहीं पर डिनायल में है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करके। अगर आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करिएगा तो आप उसका रेजोल्यूशन कैसे करिएगा? ये मैं बार बार बात कहती हूँ, और ये मैं कहती हूँ, आप डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर को बोलिएगा मुझे दर्द है, मानेगा नहीं कि आपको दर्द, तो कैसे आपको दर्द आएगा? सुप्रिया जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आतम जी, अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें। मैं देखिए, सबकी बात तो इस विषय पे हुई गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो 4 श्रम कोड है जिसमें डाइल्यूशन कर रही है ये गवर्नमेंट तीनों कृषि कानूनों के साथ, और एमएसपी को लेकर जो पूरे देश में एक एमएसपी को लागू करने का किसानों ने कहा है कि एमएसपी जो है वो
उस पर कानून बना दिया जाए ताकि एमएसपी से नीचे कोई भी निजी कंपनी या कोई भी मंडी में कोई भी प्राइवेट पार्टी माल ना खरीद सके। तो ये भी एक अच्छी दिशा में काम होगा, क्योंकि आज की डेट में किसानों का उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा। और ये जो समर्थन मूल्य किसान मांग रहे हैं, ये किसान समर्थन मूल्य अपनी लागत के मूल्य को कवर करने के लिए मांग रहे हैं। किसी भी बिजनेस में अगर लॉस होता है तो उस लॉस को आदमी कुछ 1 साल 2 साल तो झेल सकता है, पर उसको अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे रखेंगे तो फिर अभी आप देखिए हरियाणा में भी लैंड एक्विजिशन एक्ट पे एक लॉ पास हो गया है। तो सरकार चाहती क्या है, मतलब अपनी तो प्रॉपर्टी वो बेच ही रही है, अपनी संपदा को तो वो गिरवी रख के ठेके पे दे रही है। प्राइवेट पार्टीज का चकबंदी के बाद जो भी उनका हिस्सा निकला एग्रीकल्चरल लैंड पे, जिसपे वो अपने परिवार पालते हैं, देश का 80 करोड़ आदमी किसानी से पलता है। और अगर ये लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा के और उसको लैंड एक्वायर कर लेंगे और मनमाने दामों पे इसको एक्वायर कर लेंगे तो एक किसान, एक मजदूर, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, चिंता का विषय है। इस पे अगर मंथन अभी नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। आतमजीत सिंह साहब, बस अंतिम लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। पब्लिक सेक्टर, आप काम नहीं किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो हम लोग समझते हैं वो काम केवल प्रॉफिट नहीं है, वो क्षेत्र का विकास है, रोजगार है। क्योंकि वहां जहाँ पब्लिक सेक्टर ग्रीनफील्ड पूरी पुरानी दूर दराज के इलाकों में जाता था, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जहां नहीं था कुछ, प्राइवेट सेक्टर वहां नहीं जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर आप कहीं पब्लिक सेक्टर को ये बार बार एक ये कहिए कि नहीं बहुत खराब है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो हम लोग लॉन्ग टर्म जिस देश में रह रहे हैं उसमें कहीं दिक्कत भी आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आएगी। अगर आपने क्रॉस सब्सिडीज की बात की है तो पीडीएस सिस्टम का क्या होगा? अगर एफसीआई प्राइवेट हाथों में चले जाएगी तो गरीब को तो खाना भी नहीं मिलेगा। आज तो मोदी जी फोटो लगा के अपनी 5 रुपए 5 किलो राशन देते हैं, फिर तो 50 रुपए क्या 500 रुपए में भी 10 किलो राशन नहीं मिलेगा। और उसपे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का क्या होने वाला है? आप देखते हैं जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, वो एक सीएसआर के अंतर्गत एक एजुकेशन प्रोग्राम को, एक हेल्थ प्रोग्राम को, एक गरीब से गरीब आदमी को एक बेसिक एजुकेशन और एक बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी क्यों ना हो। राउरकेला में, भिलाई में और भी जितने आपने नाम लिए, वहां पे देखिए कि बच्चे वहां से पढ़ के आईआईटी आईएम में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। तो ये जो सशक्तिकरण हो रहा है बॉटम ऑफ द पिरामिड, टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी प्राइवेटाइजेशन से, बॉटम अप अप्रोच नहीं रहेगी तो इस देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज आप देख रहे हैं किसान सड़क पे है, लाठी खा रहा है, डंडा खा रहा है, मर रहा है, पर वो सड़क पर है। तो मेरा सवाल जितने भी पूंजीपति हैं इस देश के, उनसे ये है, क्या वो ठेका लेंगे इन सब लोगों का? क्या वो लिख के देंगे कि वो इनका ख्याल रखेंगे? क्या वो एक अंडरटेकिंग देंगे कि अपने प्रॉफिट का या अपनी टर्नओवर का 10% या 5% वो? देखिए, स्टेट एक वेलफेयर की स्टेट होती है, उसका काम वेलफेयर का होता है। प्राइवेट कंपनी का काम होता है प्रॉफिट कमाने का और एक्सपेंशन का। ये वेलफेयर का काम कौन देखेगा? अगर सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वेलफेयर स्टेट कौन बनेगा? इसका सवाल खड़ा होता है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा।